Namaskar. Welcome to the last session of Swayamprabha live conferencing of the 5th batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. I am Dr. Gloria Kujur, faculty member of STRIDE IGNOU and one of the team members of NEP PDP program. Today we have with us Professor Rekha Sharma Sen, Senior Faculty of Child Development, School of Continuing Education, IGNOU. She has designed, developed and coordinated programs of study in the field of early childhood care and education. She was also the chair professor at Center for Early Childhood Development and Research in Jamia Millia Islamia and has received awards for academic excellence, research-based journal paper and innovative program development through the distance mode in the sector of disability. Madam, we welcome you to today's lecture. Thank you. On the topic multilingualism and higher education. May I now request you to kindly start your lecture? Thank you, Dr. Gloria. A warm welcome to all who are listening and are with us right now. The topic is multilingualism in higher education, and I thought that since the slides which I have made are in English, maybe I will speak in Hindi so that we can reach to the maximum number of viewers. So इसी तरीके से चालू करेंगे. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे वो अंग्रेज़ी में है, मैं बोलूँगी हिंदी में. अगर इससे ज़्यादा असुविधा है तो फेसबुक पे आप मैसेज डाल दीजिए. I will try to include then both English and Hindi in my speech also. But for the time being, I thought that let the written PPT be in English and let the spoken aspect from me be in Hindi. So with this, let us first understand what we mean by multilingualism, as we will be seeing on our PPT, which will be put out shortly. So हम में से अधिकांश लोग एक से ज़्यादा भाषा तो बोलते ही हैं और शायद हम में से कई लोग 3 या 4 भाषाएं भी बोलते हैं. शायद हमें सभी भाषाएं उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती हैं जितनी हमें हमारी मदर टंग या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आती है, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो भारत में हम सभी लोग ज़्यादातर मल्टीलिंगुअल ही हैं. और अगर हम देखें तो हाँ, दिस वन या तो अगर हम अपने सेंसस, भारतीय सेंसस को देखें 2011 के, तो हमारे देश में 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं. मेजर यहाँ से मतलब है कि इसमें जो इसके जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उसके आधार पर इसको मेजर कहा गया है. सो ये सभी 121 लैंग्वेजेस 10,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जा रही हैं, परंतु हमारे देश में एक्चुअली बहुत इससे कहीं ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं और लगभग 20,000, जैसे कि हम देख रहे हैं 19,500 लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स बोले जाते हैं भारत में एज मदर टंग ऑफ डिफरेंट पीपल. और ये भी सेंसस का ऐसा कहना है 2011 का. कई और जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स हैं उसमें हमें ये फिगर वेरी भी करता है, कहीं पे ज़्यादा भी है और कहीं पे कम भी है, परंतु लगभग इसको लेके हम चल सकते हैं. तो जिससे ये दिखता है कि हमारे देश में भाषा के संबंध में कितनी विविधता, कितनी डाइवर्सिटी है. हाउ डाइवर्स आवर कंट्री इज विद रिस्पेक्ट टू दी लैंग्वेज सिनेरियो, दैट इज एविडेंट फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ कुछ लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने 8th शेड्यूल में रिकग्नाइज करी हैं. दीज आर 22 लैंग्वेजेस जिनको रिकग्नाइज किया गया है. उनकी लिस्ट वी कैन सी ऑन द PPT. आई विल नॉट रीड आउट ईच वन ऑफ देम. शेड्यूल में रिकग्नाइज होने का मतलब है कि ये ऑफिशियल स्टेटस इनको ग्रांटेड है, इन लैंग्वेजेस को ऑफिशियल कामकाज इन भाषाओं में होता है. सो दे आर गिवन रिकग्निशन, स्टेटस एंड ऑफिशियल एनकरेजमेंट. ये मतलब है अगर कोई हमारी भाषा जो है 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है. और अगर हम देखें दिस वन, तो हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है. वी डू नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, बट इंग्लिश एंड हिंदी आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस.
एक्चुअली जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमने ये कहा था कि हम अंग्रेज़ी को 15 साल तक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे और उसके बाद ये था कि अंग्रेज़ी हटा दी जाएगी, परंतु उसके बाद फिर से अमेंड किया गया और अंग्रेज़ी अब तक भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसको अब ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया हुआ है, जब तक कि कोई और एक्ट ना आए। तो फिलहाल हमारे पास अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों हमारी भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और ध्यान देने बात यह है कि इंग्लिश अभी भी हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हिंदी है। हिंदी इज अ पार्ट इन आवर 8th शेड्यूल। नाउ अंग्रेजी भाषा जो है ये हमारे देश में काफ़ी एक प्रमुखता रखती है और इसकी प्रमुखता का एक मेन सोर्स जो ये है कि हायर एजुकेशन में लगभग सभी कोर्सेज, प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, सभी डिग्रीज, डिप्लोमा इत्यादि जो हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी ही है ज़्यादातर, लगभग ऑलमोस्ट पूरा ही हम कह सकते हैं। और भारत सरकार के भी कुछ कार्य क्षेत्रों में अंग्रेज़ी को ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। हिंदी जो है हमारे देश में इसके फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर सबसे अधिक हैं, यानी कि अगर हम कहें तो देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी, उसके बाद बंगला का स्थान है और उसके बाद मराठी का स्थान है। और हिंदी जो है ये विशेष रूप से नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के लोगों की मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज हम कह सकते हैं। अब कई बार इसके ऊपर बात लेके आती है, जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में दिखाया था कि 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं और हम ये भी शब्द अपने साथ बोलते हैं डायलेक्ट। तो इस बात पे लेके काफ़ी विवाद रहता है कि डायलेक्ट क्या है और लैंग्वेज क्या है। क्या हम ये कहें कि जो 8th शेड्यूल की 22 भाषाएं हैं वो लैंग्वेज हैं और बाकी सब जो नहीं आई क्या वो डायलेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानने में हम ऐसा सोचते हैं जैसे डायलेक्ट लैंग्वेज से कोई छोटी चीज़ है, कुछ अधूरी चीज़ है, या लेट अस से कि लैंग्वेज का ऑफशूट है। परंतु बात तो ये है कि सभी लैंग्वेजेस को आप लैंग्वेज कह सकते हैं या सभी लैंग्वेजेस को आप डायलेक्ट कह सकते हैं। किसी भी एक भाषा की जो फैमिली या एक किस्म की जो हिंदी अलग अलग किस्म की है, उसमें से जो हिंदी राज्य ने या स्टेट ने जिसको प्राथमिकता दी, जिस हिंदी के जिस डायलेक्ट को प्राथमिकता दी, वो उस स्टेट का स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाता है। और फिर हम ऐसा मानने लगते हैं कि बाकी के जो हिंदी के वेराइटीज़ हैं वो शायद उतने उचित या कंप्लीट या अप्रोप्रिएट नहीं है और वो डायलेक्ट्स हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम इसको अंग्रेजी में भी देखें तो देखिए, एक तो है क्वींस इंग्लिश जो एक बहुत ही यूके में ओरिजिनेटेड है, परंतु उसके अलावा इंडियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। तो ये सब जो अलग अलग वेराइटीज़ की इंग्लिश हैं, इनको हम इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश का डायलेक्ट नहीं कहेंगे, ये अपने आप में लैंग्वेजेस ही हैं। इसी प्रकार भारत में भी जो सभी हिंदी की कोई कितनी वेराइटीज़ हो सकती हैं या दूसरे लैंग्वेजेस की भी जो वेराइटीज़ हैं, वो सभी अपने आप में संपूर्ण, दे आर कंप्लीट लैंग्वेजेस इन देमसेल्व्स। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो स्टैंडर्डाइज्ड वैरायटी है उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, रिकग्निशन देते हैं, अहमियत देते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि जो व्यक्ति स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बोल रहा है वो कहीं पे दूसरे व्यक्तियों से जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज नहीं बोल रहा है बेटर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्मार्ट है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट, यानी वर्नाकुलर भी जिसको हम कहेंगे, यह केवल एक चांस की बात है। चांस की बात यह है कि कौन सी उसकी वैरायटी को प्रमुखता मिल गई भाषा में, और जो अक्सर एक कई बार सोशियो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। हो सकता है जिस वैरायटी को अभी प्राथमिकता मिली है उसके बोलने वाले एक्चुअली तो कम हैं, परंतु उनका पावर
सोशल क्लास, सोशल कास्ट में ज़्यादा है, तो उनकी भाषा को प्रमुखता मिल गई है। और डायलेक्ट बोलने वाले लोग सोटू से ज़्यादा हैं, परंतु क्योंकि वो उतने पावरफुल नहीं हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनकी भाषा को उतना प्रचार नहीं मिला है या मान्यता नहीं मिली है। तो किसी भी भाषा का स्टैंडर्ड भाषा कहलाना या स्टेट लैंग्वेज कहलाना ये नहीं बताता कि यह भाषा किसी और भाषा से बेहतर है। इस बात को हमारे लिए एज टीचर्स समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इस मानसिकता को अपने अंदर ग्रहण करेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारे सामने जो बैठे शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भाषाई और लिंग्विस्टिक रूप से सभी समान हैं। कोई अगर हमसे अन्य भाषा बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि कुछ कम है या वो उतना लायक नहीं है। इस मानसिकता को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ये लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में जो संबंध है और जो थोड़ी बहुत गलतफहमी है, इसको दूर करना और ठीक करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बोल ही रही थी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो है लैंग्वेज का वो वाला डायलेक्ट है जो सरकार में या स्कूल में या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए या मीडिया में हमने अपना लिया है, तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाने लगता है। और जैसा कि मैंने कहा ही था, अंग्रेजी के भी जैसे हम देखें तो कई स्टैंडर्ड वेराइटीज़ हैं, जिसमें इंडियन इंग्लिश भी एक लेजिटिमेट स्टैंडर्ड वेराइटी है, जबकि ये क्वींस इंग्लिश जैसे बोली जाती है उससे कहीं डिफरेंट है। अब हमारे देश में हम एक और तो डाइवर्सिटी को बहुत वैल्यू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश का एक मान्यता है, जिसको हम अंतःकरण तक हमने ग्रहण किया है। हम गणतंत्र दिवस इत्यादि पे जब देखते हैं तो हम कितना सेलिब्रेट करते हैं हमारी देश की विविधता। उसी विविधता का एक हिस्सा है भाषा। और यूं तो आप अपने में भी खुद देखें तो हम लोग कई भाषाएं सीखना चाहते हैं। आप में से जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग खुद ही समझते होंगे कि यदि आपको 1, 2, 3 भाषाएं आती हैं तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है अलग अलग समाज या अलग अलग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना। नोइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ अ कॉग्निटिव एडवांटेज। जब हम अलग अलग भाषाएं जानते हैं तो ये हमारी जो एक मानसिक विकास है उसको बहुत प्रोत्साहित करता है, और हमारा सोचने समझने का नज़रिया भी व्यापक होता है, वाइड होता है, क्योंकि भाषा जो है वो किसी भी कल्चर के मान्यताओं और सोच को प्रदर्शित करती है। जो हमारी सारी सोच है वो उसी के अंदर लेके आती है। इसलिए जब हम अलग अलग भाषाएं जानते हैं और अलग अलग भाषाओं को हम जब पढ़ते हैं तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है, हमारा जो टॉलरेंस है, हमारा जो रिस्पेक्ट है फॉर अ वैरायटी ऑफ पीपल, वो बढ़ता है। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो रोज़ की अंतःक्रिया में शायद हम डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हैं, परंतु इस समय एनईपी में क्यों मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर इतना जोर दिया है? अगर हम वैल्यू करते हैं लैंग्वेजेस को, तो ऐसी क्या बात हुई कि एनईपी 2020 में मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर हमें कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी? क्यों जरूरत? Why did we feel the need to include a discussion or a discourse or create an awareness through NEP on multilingualism? Now the point is that जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज हम देखते हैं इन अ सोसाइटी, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। कौन नॉलेज प्राप्त करेगा, कौन स्कूल में भर्ती होगा, कौन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी शिक्षा ग्रहण करेगा, सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन ग्रहण करेगा, इस चीज़ को कई कारक, कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक आम फैक्टर है जेंडर। भले ही चाहे अभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और काफ़ी बदला है समाज, परंतु फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं पर जेंडर इनइक्वालिटी है एजुकेशन को हासिल करने के मामले में।
इसी प्रकार से कास्ट भी एक फैक्टर है। जो अपवर्ड कास्ट हैं उनको ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नॉलेज अर्जित करने के लिए। क्लास का भी वही बात है। रीजन की भी बात हो सकती है, जो दूर दराज हिली इलाके, रूरल इलाकों में हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन की अवेलेबिलिटी अफेक्टेड होती है। देयरफॉर दोज पीपल आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एजुकेशन इन एन इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल वे। तो भाषा जो है ये बहुत गहरे रूप से प्रभावित करती है कि मुझे नॉलेज मिल पाएगी कि नहीं, विल आई बी एबल टू परस्यू एजुकेशन। इसमें भाषा का बहुत रोल आ जा रहा है और इसी कारण NEP में इसके ऊपर इतनी व्यापक चर्चा की गई है। लैंग्वेज का रोल एजुकेशन में क्या है? स्पीच में भी है, हम बोल के ही अपने आइडियाज़ प्रस्तुत करेंगे। अंडरस्टैंडिंग में है, जो टीचर हमें बोल रही है वो हम उसकी बोली हुई भाषा समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और कम्युनिकेशन से भी है। तो सारे जो नॉलेज का एक्विजिशन है वो भाषा के ऊपर आधारित है। इसलिए भाषा का मुद्दा लैंग्वेज ग्रहण करने में विशेष हो जाता है। और भाषा की चर्चा इसलिए आई कि क्योंकि हमारी हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड है, इसलिए जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं हायर एजुकेशन क्लासरूम में, उनको मुश्किल आती है। दिस इज द रीजन व्हाई मल्टीलिंगुअलिज्म हैज बीन डिस्कस्ड इन NEP, दैट जब हम जैसे ही हायर एजुकेशन पे आते हैं, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश क्योंकि मेन मीडियम है हायर एजुकेशन का, पीपल फ्रॉम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड्स, students who are coming from non-English backgrounds find it difficult to access or understand higher education. और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन किसको मिलेगी स्कूल लेवल पे? यह भी एक कास्ट, क्लास और जेंडर से इन्फ्लुएंस्ड है। अभी भी आपको ऐसी कई स्टडीज मिल जाएंगी कि यदि माता पिता के पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो उस कम रिसोर्स में अगर एक ही बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल सकते हैं तो शायद लड़के को डालेंगे। यहाँ पे हम जेंडर की बात देखते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जाते हैं यह भी हम देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अब कोटा है 25% का, बट द वेरी फैक्ट कि कोटा के लगाने की ज़रूरत पड़ी से हमें समझ में आता है कि ये नेचुरली एक्सेसिबल नहीं है। तो हायर एजुकेशन का इंग्लिश में उपलब्ध होना एक ऐसा इफेक्ट आपके स्कूल एजुकेशन पर भी डालता है, जहाँ पे स्कूल एजुकेशन का भी फिर एक प्रीमियम हो जाता है कि ये इंग्लिश में अवेलेबल हो या मैं इसे इंग्लिश में ग्रहण करूं तो बेहतर होगा, जो कि वंस अगेन पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल हर प्रकार का प्रेशर डालता है। क्यों डालता है ये प्रेशर भाषा सीखने का? क्योंकि भाषा बच्चा अर्जित स्पॉन्टेनियसली कर लेता है जीवन के प्रारंभिक 6-7 वर्षों में। उस समय जो वो भाषा अर्जित करता है नेचुरली, उसको कहा जाता है मदर टंग। और जो भाषा वो सिखाए जाने के रूप में स्कूल में अर्जित करता है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। तो यदि किसी कम्युनिटी में इंग्लिश की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनके पास इंग्लिश सुनने बोलने के मौके ही नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इमोशनल और सोशल प्रेशर पड़ जाता है राइट फ्रॉम स्कूल एज। और अगर स्कूल एज में उसने किसी तरीके से अपने मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की है तो कितना प्रेशर पड़ जाता है हायर एजुकेशन में हमें ओनली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ग्रहण करने में। एंड ऑफ कोर्स वी कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज एट एनी टाइम, बट जो प्लास्टिसिटी है ब्रेन की नए लैंग्वेज को अर्जित करने के लिए वो मैक्सिमम रहती है बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास केवल इंग्लिश ही मीडियम रह जाती है हायर एजुकेशन के लिए और इसको हम प्रेस्टीज
से भी इक्वेट कर देते हैं कि जो अंग्रेज़ी बोलता है वो ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा प्रेस्टीजियस है, ज़्यादा मेरे कंपनी में काम कर सकता है, ज़्यादा समझ सकता है। जब ऐसे हमारे एक अंडरस्टैंडिंग जो कि ठीक नहीं है आ जाती है माइंड में, तो हम देख सकते हैं कि जो नहीं बोल पा रहे हैं इंग्लिश और जो नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं हायर एजुकेशन इंग्लिश में, उनके ऊपर किस प्रकार का सोशल एंड इमोशनल ट्रॉमा, प्रेशर भी होता है। तो इन सब कारणों, जो मेरा लास्ट बुलेट पॉइंट है, मैंने लिखा है कि नॉन डोमिनेंट लैंग्वेजेस को अक्सर हम नेगेटिव क्वालिटीज, बैकवर्डनेस, अंडर डेवलपमेंट, ह्यूमिलिएशन और पनिशमेंट से एसोसिएट करते हैं। ये गलत है। मैंने केवल लिखा है मान्यता हमारी क्या है, परंतु ऐसा एसोसिएट करना गलत है, पर करा जाता है। तो इसलिए एनईपी ने हम इस बात का समाज में बदलाव ला सकें, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर बहुत हमारी ध्यान आकर्षित कराया है। अब आप थोड़े फिगर्स अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि जो बच्चे अपना 12वीं कंप्लीट करते हैं उसमें से 65% ऐसे हैं जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर कितना लोड है टू एडजस्ट सडनली टू ओनली एन इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन। और खासकर स्टेम सब्जेक्ट्स में, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट इंटायरली इंग्लिश बेस्ड है। ज़रूर बीए वगैरह के जो स्ट्रीम है उसमें हिंदी मीडियम एजुकेशन है, परंतु जो स्टेम, क्योंकि स्टेम सब्जेक्ट्स में ही ज़्यादातर पहले बच्चे घुसना चाहते हैं, जब वहाँ नहीं घुस पाते हैं, हमारे देश की वास्तविकता यही है, तब वो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर जाते हैं। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट हाईली इंग्लिश बेस्ड। और ये जब बच्चे घुसते हैं, मान लो उन्होंने किसी प्रकार कंपटीशन करके घुस भी गए अंदर, तो आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा और आंकड़े भी बताते हैं कि मानसिक और सामाजिक तनाव के कारण वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ये ड्रॉपिंग आउट जो है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में और भी ज़्यादा होता है। इंग्लिश एजुकेशन होने से क्या है कि एक ग्लास सीलिंग लग गई, जैसे हम कहते हैं ना कि इस यहाँ तक आप जा सकते हैं और ऊपर नहीं। ग्लास सीलिंग मतलब वास्तव में दिख नहीं रही है, वो कोई सीलिंग नहीं है, परंतु आपका आगे का जो आपका जो पाथवे है वो ऐसा ही हो गया है कि आप यहीं तक जा सकते हैं, आगे नहीं, क्योंकि आप आगे भाषा नहीं समझ रहे हैं। तो लैंग्वेज क्लास सेपरेशन हो जाता है। आगे जो बढ़ेंगे वो वही होंगे जो अपर क्लासेस से, अपर कास्ट से होंगे, क्योंकि उनके पास पहले इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल थी। इंग्लिश होना बहुत अच्छा है, हमें जानना चाहिए, हमें बहुत भाषाएं जाननी चाहिए, उसमें इंग्लिश भी है। इंग्लिश हमें बिल्कुल जाननी चाहिए। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इंग्लिश केवल एक स्किल ना रहकर एक एंट्री पे वो एक तरीके से एक गेट कीपर का काम करने लगती है। इंग्लिश है तो अंदर गए, इंग्लिश नहीं है तो अंदर नहीं गए, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो उसको कम करने की बात कर रही है एनईपी। एनईपी ये नहीं कह रही है कि अंग्रेजी न सिखाएं, परंतु अंग्रेजी शुड नॉट बी अ बैरियर, यहां पे बात हो रही है। और यह भी पाया गया है कि जब रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन उपलब्ध होती है तो ड्रॉप आउट रेट कम होते हैं, लर्निंग आउटकम बेटर होते हैं, क्योंकि वो वही भाषा है जो बच्चा पहले से सीख रहा है। सेल्फ स्टीम बच्चे की बढ़ती है। और क्योंकि जब आप अपनी मदर टंग को मान्यता देते हैं, उसमें जब आप पूरा विकसित हो पाते हैं, जो वहां पे जो आपने लर्निंग आपकी हासिल की है वो ट्रांसफर होती है टू अदर लैंग्वेजेस दैट यू विल लर्न। सो लर्निंग इन द मदर टंग helps you to learn other languages also. So इसको हम किसी भी समय आइदर और करके ना सोचें। ये ना सोचें कि या तो रीजनल लैंग्वेज सीखेंगे या तो अंग्रेजी सीखेंगे या इसमें या उसमें। हर समय हमारा अप्रोच इज टू हैव अ बास्केट अप्रोच। हम काफ़ी लैंग्वेजेस जो हैं सीख सकें, परंतु इस समय फोकस इस पे हम इसलिए कर रहे हैं कि इंग्लिश कहीं पे आके बैरियर हो रही है काफ़ी पॉपुलेशन के लिए। तो क्या इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बताया। अब मैं चलती हूं दूसरे पर्सपेक्टिव पे। जो लोग, ये भी पर्सपेक्टिव है कि अगर हायर एजुकेशन अगर रीजनल लैंग्वेज में होगी
तो यह भी प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा भी सोचते हैं। तो उनका नज़रिया ऐसा क्यों है, थोड़ा इस पे देखें। What can be the problems if higher education is delivered in regional language? What can be the problem? क्या challenges हो सकते हैं, आइए इस पे भी देखें, क्योंकि हर मुद्दे के दो पक्ष होते हैं, कोई एक पक्ष नहीं है। तो एक चैलेंज तो इसमें यह आ सकता है कि यदि एक सिंगल यूनिफाइंग लैंग्वेज नहीं है, तो अ स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर फॉर हायर एजुकेशन, उसको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीजनल भाषाओं में फिर टेक्निकल टर्म्स सीखनी पड़ेंगी, सारा कुछ नई भाषा में जो शायद उसको अब ना आता हो। तो ये जो इस तरफ जो सोच रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी एक यूनिफाइंग लैंग्वेज का काम करती है और मोबिलिटी प्रदान करती है। आप कहीं भी चले जाइए, और खासकर अगर अभी हम एक बहुत ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं जिसमें लर्नर कहीं से भी कोई भी क्रेडिट एक्यूमुलेट कर सकता है, तो शायद एक यूनिफाइंग लैंग्वेज इसमें ज़्यादा मदद करेगी बनिस्बत कि हमारे पास अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में हम उसको करें। यूनिफाइंग लैंग्वेज का भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि अब हम चाहें ना चाहें, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। पूरे विश्व का जो बहुत कुछ लेन देन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एटसेट्रा, डायलॉग, डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस इन इंग्लिश। तो जो एक हम वर्ड एसोसिएट करते हैं सोशियोलॉजी में, कल्चरल कैपिटल, यानी इंग्लिश समझना, बोल पाना, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक एडिशनल एडवांटेज देता है। और अगर हम हायर एजुकेशन में भी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते रहेंगे तो फिर हम उन लर्नर्स को तो अंग्रेज़ी सीखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और हम उनको एक कल्चरल कैपिटल से वंचित रख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ से वंचित रख रहे हैं। हो सकता है उनके अभी के 4 साल डिग्री के बड़े आराम से निकल जाएं क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं, परंतु आगे जब जॉब मार्केट में उनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी और वो नहीं जानते हैं तो तब क्या होगा। तो क्या हम ये सही कर रहे हैं कि हम उनको अभी इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं, इंग्लिश में हम उनको टीच नहीं कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? ऐसा भी एक नज़रिया है। और साथ में ये लोग यह भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि फिलहाल जो इंडिया का एक नाम है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री में, जो हमने पिछले 2 दशकों में एक इंटरनेशनल नेम इंडिया का हुआ है, यह हमारा जो वर्कफोर्स है या जो हमारे सब जो लोग अभी इस पिछले 2 दशकों में पास आउट हुए हैं, उनकी अंग्रेजी की कमांड की वजह से संभव हो पाया है। तो वो ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंग्लिश बेस्ड हायर एजुकेशन दैट आज भारत भी एक सॉफ्टवेयर की क्षेत्र में एक जायंट माना जा रहा है, या एटलीस्ट एक अग्रसर आगे बढ़ने वाला देश माने जा रहा है। हम ग्लोबली compete न कर पाते अगर पिछले 2 दशकों में हमारा इंग्लिश के ऊपर इतना कंट्रोल और काबू ना होता। तो यह भी एक बात है जो सोचने की है। नेटिव लैंग्वेज सर्टेनली मोर इंक्लूसिव है, ये लोग बोलते हैं। आप ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे, परंतु क्या करें हम, क्या अपने सारे जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको हम किस प्रकार से नेटिव लैंग्वेज में ही क्या हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या मेक अवेलेबल कर सकते हैं? तो प्रश्न फिर वो लोग ये करते हैं, क्या समाधान इसका ये है कि रीजनल लैंग्वेज में डिग्री दें, या समाधान इसका ये है कि अंग्रेजी में ही डिग्री चालू रखें परंतु स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें कि अंग्रेजी उनके लिए बैरियर ना हो सके? तो मैं आपके सामने ये सब खुले प्रश्न पेश कर रही हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन में हम हैं, हमारे को खुद को भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टीज बढ़ानी है। कोई एक पक्ष का आंसर, इतना सिंपल ये मुद्दा नहीं है कि एक तरफ या आंसर हमारे पास आए। तो मैं भी आपके पास अलग अलग किस्म के प्रश्न आपके सामने पुटअप कर रही हूँ, ताकि आप भी इस बात पे विचार करें और आगे इस चीज़ को और गहराई से एक्सप्लोर करने में, अपने रिसोर्सेज में या अपने आसपास से लोगों से बात करने में आप इन सब मुद्दों से जूझें खुद भी, और खुद भी इसके ऊपर अपनी समझ बनाएं।
परंतु फिर भी अब एक नज़र हम डालते हैं, एनईपी में हमने मल्टीलिंगुअलिज्म कहा है, तो क्या इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं टू मेक हायर एजुकेशन एक्सेसिबल इन द रीजनल लैंग्वेजेस। तो उस पे एक जो प्रोजेक्ट है, अब कई सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में अपनी हायर एजुकेशन डिग्रीज देने के प्रति काफ़ी सजग हो गई हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो गई हैं और ऐसा वो करना चाह रही हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रोजेक्ट उड़ान, इसको आप लोग भी बाद में इंटरनेट के ऊपर और देख सकते हैं। यह है ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है और यूजिंग दिस टूल स्टूडेंट्स एंड पब्लिशर्स जो इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स हैं और कंटेम्प्रेरी रिसर्च जो है उसको इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराया जा सकता है। तो यह एक हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो अभी ही हाल ही में शुरू हुआ है और ऐसा एम किया जाता है कि लगभग 500 किताबें नेटिव लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग करिकुलम में उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो क्योंकि हम देखते हैं कि सीखने में हायर एजुकेशन में दोनों बात है, एक तो है क्लासरूम टीचिंग और दूसरा है रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। कहीं पे एक समय अगर क्लासरूम टीचिंग में टीचर मल्टीलिंगुअल हो भी सकती है, बिकॉज एज आई सेड most of us know more than one language. Many of us know English and Hindi or English and any other state language, and we may know Hindi as the third language. Sometimes we know English and Hindi as our first two languages and a state language as a third language. तो कई बार टीचर सामने बैठे अपने स्पीच में तो मल्टीलिंगुअलिज्म को एड्रेस कर लेती है, परंतु टेक्स्ट बुक्स की कमी होने के कारण स्टूडेंट जो है केवल क्लासरूम लेक्चर पे हायर एजुकेशन में तो संभव नहीं है। स्टूडेंट हैज़ टू डू रीडिंग एंड रेफरेंस। तो रीडिंग और रेफरेंस के लिए स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इनिशिएटिव है उड़ान का, इससे जब हमें टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होंगी तो स्टूडेंट को हम वाकई में एक सपोर्ट दे सकते हैं टू स्टडी हायर एजुकेशन in their own regional language. यूनियन बजट 2021 में फंड्स एलोकेट किए गए हैं फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जिसका सोल एम ये है कि लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन को एक्सपिटाइट किया जाए। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट की तरफ से ये एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की वेबसाइट पर ही उनका जो मिशन है वो यही है जो सेकंड बुलेट पॉइंट में मैंने लिखा है कि जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमारे जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22 उनमें अवेलेबल हो टू ऑल द यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड टेक्स्ट। तो यानी इंटरनेट पे जो जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस इनिशिएटिव के तहत, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के इनिशिएटिव के तहत, वो सारा जो मटेरियल है वो लिसनर्स को एज स्पीच इन देयर लोकल लैंग्वेज और रीजनल नॉट लोकल लैंग्वेज, द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस विल बी अवेलेबल एज स्पीच एंड एज टेक्स्ट, लिखित में भी और मौखिक रूप में भी। तो ये एक आप देख सकते हैं कि आजकल तो इंटरनेट इज द मेन सोर्स। इनफैक्ट रिसर्च में भी आपको लगभग एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू एट द क्लिक ऑफ द फिंगर। तो इतना सब जब हमारे को मटेरियल अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा तो वही जो इंटरनेट के आने से हम इंडिया जैसे एक डेवलपिंग वर्ल्ड में हमें कितना एक सब रिसर्चर्स को आया कि नाउ सो मच ऑफ रिसर्च इज अवेलेबल टू अस एट द टिप ऑफ आवर फिंगर्स। पहले हमें कहाँ से लाइब्रेरी से बुक मंगवानी पड़ती थी या कोई कहीं होता था तो उसको कहते थे फोटोकॉपी भेजिए या राइटर को कांटेक्ट करते थे। अब यह सब कितना इजी हो गया है रिसर्च के लिए थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेट। तो आप यही सोचिए दिस विल बी द सेकेंड रेवोल्यूशन इफ मटेरियल ऑन द इंटरनेट इज अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेजेस। कितनी आसानी से पीपल स्टडिंग
इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, कितनी आसानी से वो जो इतनी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी अब हमारी हो गई है उसको वो कितनी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। AICTE जो हमारी टेक्निकल बॉडी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उन्होंने भी कदम उठाए हैं कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको 8 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें। और जो कई एडटेक जायंट्स हैं, एजुकेशन एडटेक जायंट्स की कई जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो पहले इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन को ही बहुत अपनी सोर्स ऑफ प्राइड मानती थी, वो भी अब कई ऐसे अवेलेबल करवा रही है रिसोर्स मटेरियल या लर्निंग मटेरियल विच इज़ रीजन बेस्ड, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड। क्वेश्चन बैंक्स, लेक्चर्स, ये सब जो हैं ये हमारे अब रीजनल लैंग्वेज बेस्ड हैं। हमारे इग्नू में भी कदम उठाए हैं कि हमारे काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब साइमल्टेनियसली कंडक्ट होते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि कोई भी बड़ी या जो कोई यूनिवर्सिटी अपने आप को कहना चाहती है कि आई एम अ वेल नोन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टुडे, वो सब वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनको अपने कोर्सेज जो हैं, अपने जो फेस टू फेस लेक्चर्स वगैरह हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाने की आवश्यकता है। और इग्नू भी इस पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब एक नज़र थोड़ा सा इस पे डालते हैं कि ये तो बात हुई कि किस प्रकार से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या टेक्स्ट बुक हैं वो अवेलेबल होंगे, पर आप में से कई लोग जो टीचर्स हैं शायद ये मन में सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, परंतु मेरे सामने बच्चे बैठे हैं जो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ? What is it that I can immediately do with those children? With children तो नहीं कहना चाहिए, they are adult learners. तो एक बात मेरे हिसाब से जो हमें किसी भी टीचर को सबसे पहले अपनी कक्षा में आते ही कर लेनी चाहिए, भले ही वो कोई भी कक्षा पढ़ा रहा हो, पहली प्री स्कूल पढ़ा रहा हो चाहे 3rd ईयर कॉलेज का पढ़ा रहा हो, उसको अपने क्लासरूम में बैठे लर्नर्स की एक लैंग्वेज मैपिंग कर लेनी चाहिए। 10-15 मिनट का काम है। एक फॉर्म डिवाइस करिए, उसमें लिखिए मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है जो आप बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज है जो आप केवल बोल और पढ़ सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज है जो आप केवल बोल सकते हैं, राइट? तो पूरी लैंग्वेज मैपिंग कर लीजिए कि आपके सामने बैठे 30, 40, 50, 60, 100 लोग, आपके पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है इन योर ओन क्लासरूम। व्हाट इज द मल्टीलिंगुअल रिसोर्स अवेलेबल टू यू इन योर ओन क्लासरूम। और आप हैरान हो जाएंगे जब आप ये देखेंगे, क्योंकि अक्सर हम कुछ जो 2-1 डोमिनेंट परसेप्शंस होते हैं ना, उसी के ऊपर हम अपने व्यूज बता देते हैं। जैसे कोई 2-4 बच्चे हैं या 2-4 या 10 स्टूडेंट भी हैं 50 में से जिनको अंग्रेजी समझने में मुश्किल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं आती, तो हम कह देंगे मेरी क्लास में तो बच्चों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती। परंतु वो 40 और हैं जो शायद आपको जब आप लैंग्वेज मैपिंग करेंगे तो वो कहेंगे मैडम हमें समझ आती है पर हमें बोलनी नहीं आती। तो वंस अगर समझ आती है और बोलनी नहीं आती तो आधा बैरियर तो आपका क्रॉस हो गया। आपका बोला हुआ तो वो समझ सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं सामने से। तो पहली बात तो अपनी क्लासरूम का रियलिस्टिक असेसमेंट करें, अपना भी रियलिस्टिक असेसमेंट करें। मुझे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, आवश्यकता पड़ने पर मैं कितनी लैंग्वेजेस में बोल सकती हूं या सकता हूं। ये करने से आपको खुद ही यू विल फील अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, नोइंग कि आपके पास कितना लैंग्वेज रिसोर्स आपके डिस्पोजल पे है। मान लो आपको दिखता है कि आपके क्लास में 20 लोग हैं जो एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं और आपको वो भाषा नहीं आती है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस स्टूडेंट को कहा जाए, जिसको एक स्टूडेंट को लें जिसको आपकी लिंक लैंग्वेज हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी या कोई और,
आती है और उन 20 बच्चों की भाषा भी आती है। इस एक बच्चे से आप डिस्कस करें आपका वो सेशन, वो टॉपिक, और अब इस बच्चे को आमंत्रित करें कि अब आप उन 20 बच्चों की भाषा में ये लेक्चर डिलीवर करो। क्या ये संभव नहीं है? तो पहले हमें इस बात को अपने अंदर ग्रहण करना है, जो मेरा पहला पॉइंट यहां है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर। स्टूडेंट क्या भाषा लेके आया है अपने साथ, स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, इसके प्रति सेंसिटिविटी एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब जो मैंने सेकंड बुलेट पॉइंट में बात रखी है कि मोनोलिंगुअल माइंडसेट को चैलेंज करें। एक ही भाषा में हम पढ़ सकते हैं, इसको चैलेंज करें। टीचर लेवल पे चैलेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है आप ओके हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके अथॉरिटी ओके नहीं है, वहां चैलेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है टीचर और अथॉरिटी ओके हैं बट स्टूडेंट्स कहते हैं अरे ये तो मैडम हिंदी में पढ़ाती है, ये तो ठीक नहीं है। स्टूडेंट के माइंडसेट को चैलेंज करना पड़ सकता है। और हो सकता है स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर्स तीनों एक तरफ हैं और स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, they are unhappy. Why is the teacher teaching in Hindi language? Why is the teacher not or Marathi or Bengali? तो ये जो कल्चरल माइंडसेट्स हैं, मोनोलिंगुअल माइंडसेट्स हैं, इनको बदलने के लिए आपको एक अलग से अपना एजेंडा रखना पड़ेगा। सेंसिटिवली, फोर्सफुली नहीं हो सकता है। थ्रू मे बी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सम वर्कशॉप्स, सम एग्जिबिशंस, सम टॉक्स, सम गेम्स, सम एसे राइटिंग, सम स्लोगन राइटिंग, कुछ भी तरीके हो सकते हैं। परंतु पहले हम एक दूसरे की ये तो मान्यता ले लें कि कोई भी जो भाषा बोल रहा है, हर कोई एक समान है। इंटेलिजेंस में, इमोशनली, उसकी बुद्धि में कोई कमी नहीं है। और फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा, जिसको अब एक शब्द का नाम दे देती हूं मैं, जो मैं आपसे सजेशन दे रही हूं, ट्रांस लैंग्वेजिंग। यानी इनपुट एक लैंग्वेज में है और आउटपुट दूसरी लैंग्वेज में है। तो अगर आपके 40 बच्चों में से बैठे 30 बच्चे अंग्रेजी समझते हैं पर बोलने में बहुत झिझकाते हैं, आप उनको लेक्चर तो फिर भी अंग्रेजी में दे सकते हैं, किताब तो वो फिर भी अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। बोलने में आप उनको हिंदी में बोलना अलाउ करें, या अपनी मातृभाषा कोई और है उसमें बोलना अलाउ करें। कई बार आपको लग सकता है कि ये कहने के लिए बहुत आसान है, करने में इसको मुश्किल है। तो ये भी अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों ने मल्टीलिंगुअल टीचिंग प्रैक्टिसेस बहुत इम्प्लीमेंट करी हैं। इसकी भी कई सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। बात कई बार वहीं पे आके रह जाती है कि हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं या नहीं, तब तो हम ढूंढते हैं उस चीज़ को करने के तरीके, और यदि हमारे को उसकी चीज़ में विश्वास नहीं है तो फिर हम ढूंढते भी नहीं। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग का यूज़ करके काफ़ी समस्या हम, जो हमारी डे टू डे क्लास में है, जो हम फेस टू फेस लेक्चर्स दे रहे हैं, ओरल लेक्चर्स जो दे रहे हैं, ये स्लाइड जो है ये इसी से संबंधित है, टेक्स्ट बुक से संबंधित नहीं है ये स्लाइड। तो ये हम काफ़ी इसको अपना मैनेज कर सकते हैं बात करके। और विद इन आवर ओन कॉलेज ऑल्सो हम टीचर्स की लिंग्विस्टिक मैपिंग करें। कई बार अक्रॉस क्लासेस पढ़ाना संभव होता है। मैं एक भाषा जानती हूँ जिसमें दूसरी कक्षा में बैठे बच्चे उस भाषा से हैं। तो मैंने एक बार देखा था, पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस है। ऑडियंस बिलोंग्ड टू उड़ीसा, देयर मदर टंग वॉज उड़ीसा। जो रिसोर्स पर्सन था, दैट पर्सन न्यू बंगाली। Bengali was not that person's mother tongue, but that person had learned Bengali. जो पार्टिसिपेंट्स थे उड़िया में, जो सीख रहे थे, उनको उड़िया छोड़ के हिंदी भी नहीं आती थी। रिसोर्स पर्सन को हिंदी अच्छी आती थी, परंतु पार्टिसिपेंट्स को हिंदी भी अच्छी नहीं आती थी। तो तय किया गया कि रिसोर्स पर्सन बेस्ट इसमें फिट क्या निकाला गया डिस्कशन करके, कि रिसोर्स पर्सन बांग्ला में बोलेगा, क्योंकि बांग्ला और उड़िया में बहुत सिमिलैरिटी है, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उड़िया में जवाब देंगे। आप माने ना माने, द ट्रेनिंग सेशन वाज अ सक्सेस बिकॉज ऑफ द नियरनेस
ऑफ बांग्ला एंड उड़िया इन टर्म्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। फर्क है, परंतु कई उड़िया लोग बंगाली समझ सकते हैं और कई बंगाली लोग उड़िया भी समझ सकते हैं। तो ये जब मैंने, और ये 2-2.5 घंटे का सेशन था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था विद एडल्ट लर्नर्स, बहुत पढ़े लिखे एडल्ट लर्नर्स नहीं थे वो, बट द प्रोग्राम वाज अ सक्सेस। दोनों पार्टीज यानी रिसोर्स पर्सन और पार्टिसिपेंट्स अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सके। ऑफ कोर्स बीच में थोड़ा इंटरप्रिटेशन था, किसी और ने कुछ कहा, 2-3 बार कुछ बातें रिपीट हुई, कुछ खेल थे, कुछ कहानी थी, कुछ गाने थे, ये सब के माध्यम से भी बहुत कुछ हुआ, कुछ फ्लैश कार्ड्स थे, कुछ पिक्चर्स थी, बट इट इज पॉसिबल टू बी डन। एंड वंस वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर ओन स्किल सेट, तो इस चीज में एक बहुत आनंद भी आने लगता है। तो मैं बिल्कुल ऑफ द टेबल नहीं बोल रही हूँ, ऑफ द चेयर जिसको कहते हैं, बिना अनुभव के नहीं बोल रही हूँ। कुछ अनुभव के और कुछ खुद भी मैंने इस प्रकार की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी हैं जिसके ऊपर मैं आधारित होकर बोल रही हूँ। परंतु यस, हायर एजुकेशन इज मोर देन जस्ट गिविंग अ लेक्चर इन द क्लास, और स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक का सपोर्ट चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब तक हमारी टेक्स्ट बुक सपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा इन अ लैंग्वेज, तो ये इसका होना मल्टीलिंगुअलिज्म को रूट्स लेने में मुश्किल होगी। तो ज़रूरी है कि हम दोनों ही लेवल पे करें कार्य। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताती हूँ, शायद हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की एक डिमांड है, स्पेशली फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, जो फुली अनेबल टू हियर हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज इन इट्स ओन सेल्फ। सभी जो हम भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो सभी भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स साइन लैंग्वेज में भी है। तो भाषा केवल मुंह से बोली हुई भाषा नहीं है, साइन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ भाषा। और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट का ये कहना है कि लगभग जो फिगर मैंने आपको वहाँ पे लिखा है, 5 लाख के करीब हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति हैं, और यह लोग हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी हायर एजुकेशन साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है। तो साइन लैंग्वेज शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, ताकि हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को हायर एजुकेशन उपलब्ध हो सके। लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं ये बोलना चाह रही हूँ, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री पोखरियाल, उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसके आधार पे मैंने ये वे फॉरवर्ड कहा है। वो कहते हैं, और एनईपी को आगे बढ़ाते हुए भी वो कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हमें ज़रूर स्ट्रेंथन करना है ताकि इक्विटी हो। भाषा के कारण कोई एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, इस कारण हमें इंडियन लैंग्वेजेस को तो बढ़ाना है, परंतु साथ ही हमें अंग्रेजी भी उनको सिखानी है, क्योंकि वो ग्लोबल नेटिव्स भी हैं। हम इस ग्लोबल दुनिया में हैं जहां हम केवल भारतीय नहीं हैं, हम विश्व को बिलोंग करते हैं। परंतु अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की कॉस्ट पे नहीं हो सकती। इंडियन लैंग्वेजेस मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय इंग्लिश, एंड इंग्लिश मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय द इंडियन लैंग्वेजेस। तो इस नोट पे जहां पे हम कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके, आइदर और की बात नहीं है, बेटर और वर्स तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं। हम किस प्रकार से सब कुछ समायोजित करते हुए, इकट्ठे करते हुए रिसोर्सेज बनाएं, आज नहीं तो कल रिसोर्सेज बनेंगी, परंतु उसमें हम अपनी पहल करें, शुरुआत करें, पॉजिटिव माइंडसेट लें। थैंक यू सो मच। Thank you very much, madam, for a very simplified and informative presentation. We are receiving lots of appreciation in Facebook and Swayamprabha platform. Various messages are coming regarding your lecture. So we hope that our viewers have greatly benefited from your lecture. So we will join shortly for the question answer session.